हेलो एवरीवन, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में आपने देखा, हम लोग सीटेट का चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी का पेपर 1 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे। तो हमने प्रीवियस वीडियो में 16 नंबर क्वेश्चन तक सॉल्व कर लिया था। आगे का नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। तो 17 नंबर क्वेश्चन है, सीइंग रमन, a fourth grade student, stuck on a question. His teacher asked him to try the solution while speaking what is going on in his mind. Such verbalization is likely to be. रमन नाम का जो एक विद्यार्थी है जो कक्षा 4 में पढ़ता है, वह एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है, जिससे जो उसके जो शिक्षक है उसे कहते हैं कि वह प्रश्न को बोल करके हल करें। तो इस तरह का मौखिकरण क्या में सहायता करता है? ठीक है, फर्स्ट नंबर ऑप्शन है हेल्पफुल बिकॉज लैंग्वेज फैसिलिटेट्स थॉट प्रोसेस। बिल्कुल सही बात है, सहायक है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को सुगम बनाती है। तो फर्स्ट ही ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। उसी प्रकार सेकंड ऑप्शन है सपोर्टिव ओनली फॉर द स्टूडेंट with learning disability because they have difficulty in auditory processing। केवल अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए सहायक है क्योंकि उन्हें श्रवण प्रसंस्करण में कठिनाई होती है। बिल्कुल नहीं, जो ये बोल के पढ़ने वाली प्रक्रिया है, ये केवल अधिगम अक्षमता वाले विद्यार्थियों के लिए नहीं होता है, ये सबके लिए ये होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 2 भी बिल्कुल इनकरेक्ट होगा। थर्ड नंबर ऑप्शन है अनप्रोडक्टिव बिकॉज लैंग्वेज एंड थॉट आर नॉट रिलेटेड। ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है क्योंकि भाषा और सोच एक दूसरे से संबंधित होते हैं और यहाँ संबंधित नहीं होते हैं कहा गया है। फोर्थ नंबर ऑप्शन है फ्लूटाइल बिकॉज लैंग्वेज हिंडर्स थॉट प्रोसेस। व्यर्थ है क्योंकि भाषा सोचने की प्रक्रिया को बाधा डालता है। तो जी नहीं, भाषा सोचने की प्रक्रिया को बाधा नहीं डालता है बल्कि उसे सुगम बनाता है। ठीक, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल गलत है। 18 नंबर क्वेश्चन है अ टीचर हु बिलीव्स इन कंट्रस्टिविस्ट पेडागोजी वुड। फर्स्ट, एक शिक्षक जो रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास करता है उसके लिए क्या आवश्यक है? फर्स्ट नंबर ऑप्शन है अवॉइड जजमेंट ऑफ स्टूडेंट स्वेली ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो कल्चरल बैकग्राउंड। केवल सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के आधार पर छात्रों के लिए निर्णय लेने से बचे। तो ये बिल्कुल सही बात है ना। अवॉइड जजमेंट ऑफ स्टूडेंट वाइल सोल ऑन द बेसिस ऑफ सोशियो कल्चर बैकग्राउंड। केवल सामाजिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि के छात्रों के लिए निर्णय से बचना। 19 नंबर क्वेश्चन है एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर्स implies that the students। शिक्षार्थियों को सक्रिय संलग्नता का तात्पर्य है कि छात्र क्या करें? तो फर्स्ट ऑप्शन है रूट मेमोराइजेशन फैक्ट एंड इंफॉर्मेशन। तथ्यों को सूचनाओं को रटना। हमें रट कर कुछ भी चीज करने पर ध्यान नहीं देना, हमें रूट मेमोराइजेशन को हम लोग को फॉलो नहीं करना है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सेकेंड नंबर ऑप्शन है एक्टिवली वैल्यू मार्क्स एंड कंपटीशन। सक्रिय रूप से अंक और प्रतियोगिता को प्राथमिकता देना। जी बिल्कुल नहीं, सक्रिय रूप से तो रहना है लेकिन केवल प्रतियोगिता और अंकों पर ही कोई प्राथमिकता देना ये जरूरी नहीं है। थर्ड नंबर ऑप्शन है कंसीडर टेक्स्ट बुक एज द सोल सोर्स ऑफ नॉलेज। पाठ्यक्रम को ज्ञान का एकमात्र स्रोत मानना। बिल्कुल नहीं, हम लोग केवल पाठ्यक्रम से ही हम लोग नहीं पढ़ सकते हैं, हम लोग तरह तरह की एक्टिविटीज करके भी हम लोग
ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। तो थर्ड नंबर ऑप्शन में बिल्कुल इनकरेक्ट है। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है इंक्वायरी, एक्सप्लोर एंड क्वेश्चंस। तो बिल्कुल सही बात है। एक्टिव लर्निंग का मतलब ये होता है जो बच्चे पूछताछ, अन्वेषण और प्रश्न करते हैं, वही एक्टिव लर्नर्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है राधा reasons clothes dry faster in the sun than in the shed, so the sun is helping them to dry. She is showing an understanding of. राधा तर्क देती है कि कपड़े छाया की तुलना में धूप में जल्दी सूख जाते हैं, इसलिए धूप उन्हें सूखने में मदद करती है। तो वह अपना क्या समझ को दिखा रही है? तो रिवर्सिबल थिंकिंग, प्रतिवर्ती सोच, डिसेंडरेशन, विकेंद्रीकरण, एनिमिज्म, जीववाद या कॉजेज एंड इफेक्ट। तो ये जो कपड़े छाया की तुलना में अधिक जल्दी सूखते हैं, ये कारण है प्रभाव का नियम, कॉजेज एंड इफेक्ट। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंट्रिंसिक मोटिवेशन? निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? अभिप्रेरणा दो प्रकार की होती है, एक आंतरिक अभिप्रेरणा, एक बाह्य अभिप्रेरणा। तो इसमें आंतरिक अभिप्रेरणा के बारे में पूछा गया है। तो इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है प्लेइंग अ गेम फॉर द प्राइज मनी, पुरस्कार राशि के लिए खेलना। जब हम लोग पुरस्कार राशि के लिए खेलते हैं तो वो इंट्रिंसिक मोटिवेशन में नहीं आता, एक्सटेंसिव मोटिवेशन में आता है, बाह्यपूर्ण बलन में आता है। ठीक है। नेक्स्ट ऑप्शन है प्लेइंग अ स्पोर्ट्स फॉर पर्सनल एंजॉयमेंट, व्यक्तिगत आनंद के लिए कोई खेल खेलना। ये बिल्कुल सही बात है। जब हम लोग व्यक्तिगत आनंद के लिए कुछ चीज करेंगे तो वो आंतरिक अभिप्रेरणा में आएगा। नेक्स्ट ऑप्शन है कंप्लीटिंग द होमवर्क टू अवॉइड द बीइंग स्कॉल्ड बाय पेरेंट्स, माता पिता की डांट से बचने के लिए गृह कार्य को करना, ये एक्सटेंसिव मोटिवेशन में आएगा। स्टडिंग फॉर द टेस्ट टू गेट गुड ग्रेड, अच्छा ग्रेड पाने के लिए परीक्षा हेतु अध्ययन करना, ये भी एक्सटेंसिव मोटिवेशन में आएगा। इसलिए ये सेकेंड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। 22 नंबर क्वेश्चन है assumption and reason वाला, टीचर who believes in constructivist pedagogy should provide a lot of materials to the children. रचनावादी शिक्षा शास्त्र में विश्वास रखने वाले शिक्षकों को बच्चों से ढेर सारी सामग्री उपलब्ध करानी चाहिए, क्योंकि छोटे बच्चे अर्थपूर्ण सीखने के लिए केवल मौखिक निर्देश और व्याख्यान पर निर्भर करते हैं। बिल्कुल नहीं, जो छोटे बच्चे होते हैं वो करके सीखने पर ज़्यादा ध्यान देते हैं, केवल मौखिक पर नहीं, मौखिक निर्देशन पर निर्भर नहीं रहते हैं। तो जो कारण दिया हुआ है वो बिल्कुल गलत है। तो इसका सेकेंड नंबर क्वेश्चन ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए सही है लेकिन आर गलत है। ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। 23 नंबर क्वेश्चन है अवॉइडिंग द appearance of low ability in front of peers and teachers is an example of, साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचना एक उदाहरण है। फर्स्ट नंबर ऑप्शन है परफॉर्मेंस अप्रोच गोल्स, प्रदर्शन दृष्टिकोण लक्ष्य। सेकेंड ऑप्शन है टास्क इन्वॉल्वेड गोल्स, कार्य में शामिल लक्ष्य का। थर्ड है परफॉर्मेंस अवॉइडेंस गोल्स, प्रदर्शन परिहार के लक्ष्य का। फोर्थ नंबर ऑप्शन है मैस्टरी गोल्स, महारत हासिल करने के लिए। तो साथियों और शिक्षकों के सामने कम योग्यता की उपस्थिति से बचाने के लिए एक उदाहरण है प्रदर्शन परिहार का लक्ष्य, एक प्रदर्शन परिहार का लक्ष्य होना। थर्ड नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ठीक है। उसी तरह 24 नंबर क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इफेक्टिव वे टू प्रमोट क्रिटिकल थिंकिंग इन द क्लासरूम?
कक्षा में आलोचनात्मक सोच को बढ़ावा देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी तरीका है? तो इसका फर्स्ट नंबर ऑप्शन है विद्यार्थियों को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित करना। आलोचनात्मक क्रिटिकल थिंकिंग में हम लोग को प्रश्न पूछने के लिए हतोत्साहित नहीं करना है, बल्कि हम लोग प्रोत्साहित करना है। तो फर्स्ट नंबर ऑप्शन बिल्कुल गलत है। सेकेंड नंबर ऑप्शन है इंक्लूजिंग स्टूडेंट टू थिंक डिपेंडली एंड क्वेश्चनिंग assumptions। छात्रों को स्वतंत्र रूप से सोचने और धारणाओं पर सवाल उठाने के लिए प्रोत्साहित करना। क्रिटिकल थिंकिंग में बच्चे जितना एक्टिव हो करके स्वतंत्र रूप से सोचने समझने के लिए वो जितना पूछेंगे, उतना ही वो